नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को, एक्स्ट्राऑर्डिनरीज़ पर्सनालिटीज़ को मदऊ करते हैं। ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जिनका माशरे पे गहरा असर होता है, या उनके जो इक़दामात होते हैं, उनके जो काम होते हैं, वो माशरे के लिए बहुत मुफीद होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा जहाँ पर वकला को और सियासतदानों को बनाते हैं, वहीं पर अहम खिलाड़ियों से लेकर दानिश्वर और अदीब व सहाफ़ी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। यहाँ तक कि माहिरीन इक़्तिसादियात को भी हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे हैं उनके बारे में आपको बता दूं कि वो भी माहिर इक़्तिसादियात है और बैंकिंग सेक्टर से तकरीबन 42 साल से मुंसलिक है। हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की और आलमी सतह पर अपना एक मुकाम बनाया है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद की, और आपको इनके बारे में ये भी बता दूँ कि उन्होंने मुमताज़ कॉलेज से BSc किया और फिर उसके बाद MBA के बाद अमेरिका से PhD की है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में जो 42 साल गुजारे हैं, उनमें सऊदी अरब भी शामिल है, हांगकांग भी शामिल है, अमेरिका और कनाडा भी शामिल है, और फिल वक्त वो कनाडा में मुक़ीम है। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप यहाँ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे सियासत की नाज़रीन हैं, जैसा कि मैंने आपके बारे में बताया, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो पहला जो सवाल है डॉक्टर साहब हमारा, वो ये है कि NRIs जो होते हैं, NRIs के कई मसाइल होते हैं, और जो उनके मसाइल होते हैं उसका आपको तजुर्बा हासिल है माशाल्लाह से, तो आप कैसे देखते हैं उन मसाइल को? जी, वालेकुम अस्सलाम। पहला तो ये है कि मैं सियासत टीवी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पे ज़ाहिद साहब, आमिर अली ख़ान साहब और पूरे मैनेजमेंट का, जो मुझे मदऊ किए हैं आज कुछ बातचीत करने के लिए और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 42 ईयर्स बैंकिंग में मेरे गुजर गए हैं जी। NRIs का जो डेफिनेशन है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ये मैं अपनी 42 साल की फ़ॉरेन ज़िंदगी में NRIs के साथ, और मैं ख़ुद NRI रहते हुए जो हम सामना कर रहे हैं, हुकूमत हिंद से शुरू से बातचीत कर रहे हैं, और क्योंकि हमारा ताल्लुक़ बैंकिंग से है, हमारी एक टीम है जो हम लोग तकरीबन 40 साल से, जो आज से 40 साल पहले इंडिया को NRI से ब्लैक मनी आती थी। यहाँ पे कोई भी लेबर हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, बैंक को जाना, रेमिटेंस करना, लाइन में ठहरना, अकाउंट खोलना, ड्राफ्ट भिजाना, टेलेक्स ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल था जी। तो ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब था जो 2 से 3 घंटे लगते थे आज से 40 साल पहले। चाहे कुवैत की बात कर लो, चाहे लंदन की बात कर लो, चाहे सऊदी अरब की बात कर लो आप, तो उसमें ये करते थे कि जो ब्लैक मनी का चैनल है, वो चैनल इतना सिंपल है कि आप टेलीफोन करो, आदमी आ जाता, आप उसको लोकल करेंसी दे दो, आपको वो इंडियन रुपीज़ दे देता। हैदराबाद हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, हैदराबाद मिल जाते आपको नेक्स्ट डे, घर पे ला के देता हो जी। तो ये सिंपल चैनल था। मगर हम जब स्टडी करें, हम चाह रहे हैं कि भाई NRI हमेशा अपनी कंट्री से मोहब्बत करता है जी। तो हम ये चैनल को, ब्लैक चैनल को बंद करने के लिए हमारे को 7 साल लग गए। तो हम क्या करें, यहाँ पे आके हर बैंक से मैं बात किया। मैं तो ऑफिशियल ट्रिप पे आता था इंडिया, मेरे कस्टमर से पूरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, सिंडिकेट बैंक हो, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो, या फॉरेन बैंक के ब्रांचेस हो, HSBC हो, सिटी बैंक हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो, ये बैंकों से तो मेरे कस्टमर है ये पूरे। इनके साथ साथ मेरे कस्टमर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, रिलायंस है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के कई कस्टमर हैं यहाँ पे, तो उनके मैं फाइनेंसिंग भी करता था। तो मैं जब ये बैंकों से मिलता था तो ये लोगों को बताता था कि भाई आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो अकाउंट खोलने के लिए, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो कि भाई कोई एक लेबर है, एक या ड्राइवर है कुवैत में काम कर रहा, अब उसके लिए इतने मुश्किलात मत पैदा करो कि भाई उन अकाउंट खोलने के लिए घबराए, यहाँ से अटेस्टेशन कराओ, इंडियन एम्बेसी से कराओ, बहुत मुश्किल है ये। तो वो बोले कि भाई आप जिम्मेदारी ले लो इसकी। तो मैं बोला ठीक है, मैं अपनी टीम के साथ जिम्मेदारी लिया, हज़ारों लाखों अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलाया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में खुलाया, और ना सिर्फ वहाँ पे वहाँ के NRIs के लिए अकाउंट खुलाया, यहाँ की उनको बोला मैं आपके वालदा के नाम पे भिजा रहे हैं पैसे, भाई के नाम पे भिजा रहे हैं, बहन के नाम, उनको भी बोलो अकाउंट खोल लो जी, ताकि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो ब्लैक चैनल को कम्प्लीटली क्लोज कर दिए, ऑफिशियल चैनल से पैसा आता है इंडिया को 99%। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जहाँ तक NRIs की हमने बात की है, तो NRIs की तादाद कितनी होगी? NRIs की तादाद अगर आप गल्फ़ में ले लेंगे पूरे, तो इस वक्त तादाद है 8 मिलियन, जिसमें से तकरीबन 2 मिलियन सऊदी अरब में है और बाकी की 6 मिलियन
बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान में है। यानी जीसीसी कंट्रीज में। जीसीसी कंट्रीज में 8 मिलियन है। जी जी जी। 8 मिलियन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जीसीसी के रूल्स रेगुलेशन के लिहाज से हम वहाँ पे एज ए एनआरआई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जायदाद नहीं खरीद सकते, ज़मीन नहीं खरीद सकते, कारोबार नहीं खरीद सकते। तो हम क्या करते हैं, तकरीबन अपने खर्चे के पैसे निकाल के 95% हमारी इनकम हम इंडिया को भिजा देते हैं। जी हाँ जी। यहाँ पे हम जायदाद खरीद सकते, रिश्तेदारों को पैसा भिजा सकते, वालिद वालिदों को भिजा सकते। तो ये एक बड़ा गल्फ से इंडिया के लिए बड़ा अट्रैक्शन है फॉरेन एक्सचेंज का। जी जी। वो बात यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है, वो बात कनाडा में नहीं है, वो बात अमेरिका में नहीं है, वो बात ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है। इसलिए कि जब एनआरआईज वहाँ जाते तो उनको पूरे अपॉर्चुनिटीज़ रहते, मकान भी खरीदने का रहता, कारोबार भी खरीद सकते, बिजनेस भी कर सकते। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोकल ज़्यादा होता और पैसे लिमिटेड भी जाते वहाँ से। जी जी। तो इसमें बड़ा एडवांटेज गल्फ का है। तो हम हमेशा एनआरआईज की मदद करने के लिए गवर्नमेंट को अप्रोच हो रहे हैं, कई मरतबा अप्रोच हुए कि भाई जितने यहाँ पे एनआरआईज अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जायदादों में मसला, जी जी, ज़मीन खरीदो, एनआरआई खरीद के चले जाते, 2 साल के बाद में छुट्टी पे आते, 1 साल में छुट्टी के बाद आते, कोई कब्जा कर लेता। एनआरआईज की जो प्रॉब्लम हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री सेपरेट करो एनआरआईज की एक, जहाँ पे हम जाके स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे कंप्लेन कर सके। इसके अंदर कई एग्जाम्पल्स हैं एनआरआईज के, जिसके शॉप्स खरीदे कब्जा हो गया, किराएदार निकल रहा नहीं, ज़मीन खरीदे कब्जा हो गया, उनके ऊपर अननेसेसरी लॉ एंड ऑर्डर के कंप्लेन आते, लोग आते, माहौल अच्छा नहीं है। तो हम बताएं कि एनआरआई की मिनिस्ट्री खोलो, स्टेट में भी सेंट्रल में भी, ताकि एनआरआई डायरेक्टली मिनिस्ट्री में कंप्लेन करे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पुलिस डिपार्टमेंट। तो वो उतना टाइम नहीं रहता, 1 महीने के लिए आते 2 साल में। तो ये नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट को या अदालतों को फिरे, एनआरआई मिनिस्ट्री में कंप्लेन कर, तो एनआरआई मिनिस्ट्री देखना चाहिए। जी जी। तो बहरहाल आप जब एनआरआईज की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हर किसी की एक तवक्को रहती है, एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, तो एनआरआईज की हुकूमत से क्या एक्सपेक्टेशंस है? पहला हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एनआरआई की मिनिस्ट्री स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे खोलना चाहिए। जी। अब जहाँ तक सवाल है एनआरआईज का, एनआरआईज मेजॉरिटी जो है वो हर स्टेट से टॉप लेवल पे जो है केरला है, नंबर 2 पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, जी। 3rd लेवल पे महाराष्ट्र है, यूपी है, उसके बाद में बिहार है। तो ऐसे कई स्टेट में है। हर स्टेट में अगर मिनिस्ट्री की ब्रांच हो जाए तो एनआरआईज को सपोर्ट मिल सकती हो। और हमारा डिमांड जो है हमेशा, एनआरआईज का जो डिमांड है मिनिस्ट्री के अलावा दूसरे जो पॉइंट्स है, एज ए एनआरआई हमको अपनी कंट्री से मोहब्बत है, हम यहाँ पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, हमारा पूरा ब्रॉटअप यहाँ से हुआ। जी हाँ, तो हम अपनी कंट्री को भुला नहीं सकते। जी जी। हम ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री खुशहाल रहे, खुशहाल रहे। जी जी। और यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आए। जब हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई कंट्री में डेवलपमेंट हो। हम एज ए एनआरआई हमेशा ये करते, जैसा मैं अपने तौर पे, मेरे कस्टमर्स है बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज, वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज अपना लेबर लाते हैं फिलीपीन से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, थाईलैंड से। तो मैं उनको बैठ के बताता हूँ कि भाई क्यों इंडिया नहीं? तो वो बोलते भाई इंडिया में बहुत मसले है, ये मसले। तो मैं बोला मैं उनको गारंटी देता हूँ। तो मैं उनको इनकरेज करा कि कंस्ट्रक्शन लेबर इंडिया से इंपोर्ट करो, आंध्र प्रदेश से करो, तेलंगाना से करो, बिहार में अच्छा है, यूपी में अच्छा है, झारखंड में अच्छा है, महाराष्ट्र में एक्सपर्ट्स है। अब ये आलम हो गया है, मेजॉरिटी इंडिया से लेबर आ रहा, जी जी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए। जी जी जी। तो उसके अंदर अब आपको एक मिसाल बताता हूँ मैं, एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं आज से 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन लेबर के लिए मैं प्रमोशन कर रहा हूँ कि वो मिडल ईस्ट में काम करे। एग्जाम्पल ये है कि केसीआर साहब एक ज़माने में जी वो लेबर सप्लायर थे, कंस्ट्रक्शन लेबर सप्लायर। उनको मैं कई कॉन्ट्रैक्ट दिलाया हूँ, वो अपने लेबर भेजाए हैं मिडल ईस्ट को, मिडल ईस्ट को। जी जी। इसके अलावा यहाँ पे जितने लोकल प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करके मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कराए हैं इंडिया से। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा यही तवक्को रहती है कि भाई इंडिया आगे से आगे बढ़े और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, इंपोर्ट्स को कम करें। जी। और जहाँ तक के अब जैसा कि फिगर है हर साल आते कि हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है क्योंकि ऑयल प्राइसेस महंगे है, ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा। जी। उसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि जितने एनआरआईज है अपना रेमिटेंस भिजा के वो गैप को फिलअप कर रहे हैं, जो डिफरेंस आ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो अब हमारा जो टोटल 2023 का हमारे रेमिटेंसेस जो है टोटल $150 बिलियन है। जी जी।
अब हम ना सिर्फ गल्फ में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अब कनाडा में रह रहा हूँ, मगर साल में 3-4 मरतबा इंडिया आता हूँ। हमारी एक सर्कल है, सब लोग 3-4 मरतबा आते। हम लोग अब रिटायरमेंट के करीब अपनी कंसल्टेंसी कर रहे हैं। अच्छा। कंसल्टेंसी के साथ हम सोशल वर्क भी कर रहे हैं। जी जी। तो अब हम ये चाहते हैं कि भाई इंडिया के प्रोडक्ट को प्रमोट करें। अब जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद में हम मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स खोले हैं। जी जी। मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जितने कंपनीज रजिस्टर्ड कराए हम्म। उनको हम मिला रहे हैं वर्ल्ड के कंपनीज से। जी। टर्की है, अल्जीरिया है, इजिप्ट है, कनाडा है, अमेरिका है, पूरा ऑस्ट्रेलिया है, पूरा मिडल ईस्ट है। इनका उनका इंटरेक्शन हो रहा। अब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। इसके अंदर फ़ायदा ये है। अब दूसरा ये है कि एनआरआईज का मेजर रोल जो है, अब हमारे एक्सपेक्टेशन ये है कि वी हैव टू हैव ए स्टेबल गवर्नमेंट। ये आप लोगों की तवक्को है। हमारी तवक्को ये है कि भाई इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो। कोई भी कंट्री को रूल करे उससे हमारा ताल्लुक नहीं है पॉलिटिशियन से। जी। कोई भी कंट्री XYZ पार्टी कंट्री पर रूल कर रही है, हम चाहते हैं कि हर एक को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, जी जी। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जी जी। वो हमारा ताल्लुक नहीं है। अल्लाह एक है, भगवान एक है, गॉड एक है। आप मुसलमान हैं, अज़ान नमाज को जाइए। आप हिंदू हैं, पूजा करने देवल को जाइए। आप सिख है, गुरुद्वारा जाइए। आप क्रिश्चियन हैं, चर्च को जाइए। आइए, बैठिए बैठिए, बात करें, इंडिया की प्रोग्रेस की बात करें। तो हमारा बाहर यही माहौल है। जी जी। हमारा माहौल ये है कि कोई मुस्लिम जमात नहीं है, हमारी जमात है तो इंडिया की जमात है। जी जी। तो हम इंडिया को टेक केयर करते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि भाई इंडिया में भी रूलिंग पार्टी को ये एहसास होना चाहिए कि कंट्री को मत डिवाइड करो रिलीजन बेसिस पे, हर एक को एक ही नज़र से देखो। बहुत अच्छी बात। और हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि भाई इंडिया 1.4 बिलियन की जब पॉपुलेशन है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। जी जी। और 20% ऑफ द पॉपुलेशन गो टू द बेड विदाउट हैविंग ए डिनर। बहुत अफसोस की बात है जी। तो ये हमारे को अफसोस होता, ये हमारे को शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए। इतनी मेहनत करने के बाद में भी, इतनी डेवलप कंट्री होने के बाद में भी, इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी, इतने हुनर होने के बावजूद भी आज हमारी कंट्री में बिलो पॉवर्टी लाइन 40% है। बगैर खाना खाए लोग 20% बिस्तर पे जाते। तो ये हमारे को अफसोसनाक बात है। जी जी। तो हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें हमारा और क्या रोल हो सकता है और हम इंडस्ट्रीज कैसा डाल सकते हैं। अभी मैं रिसेंटली नासा गया था, अटलांटा में। नासा में मैं मेरे एक अंग्रेज दोस्त से काम करते, उनके जरिए मैं अंदर गया, जाके लंच के कैंटीन में बैठा, तो वहाँ पे बता रहे थे वो 35% इंडियंस आर वर्किंग इन नासा। बहुत। तो मैं बात कर रहा भाई ये पूरे इंडियंस है, तो बोला नो नो डोंट टॉक अबाउट इंडियंस, they already thrown their passport outside. We are given American passport. Now they are American. Talk about only Americans. जी जी जी। तो इंटरनल डेटा ये है कि 35% नासा में इंडियंस काम करते हैं। इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन पूरे। जी जी। और वहाँ का हाईटेक कंप्यूटर, कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में पूरे इंडियंस छाए हुए हैं। जी। हम ये बैठ के सोचते हैं कि भाई ये जो इंडिया का जनरेशन हाईटेक को टैप किया हुआ है, एडवांस टेक्नोलॉजी में है, रिसर्च में है, क्यों ना वो नासा दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो। जी। हमारे यंग जनरेशन को जाके वहाँ पे मेहनत करके वो कंट्री को आगे बढ़ाने के बजाय डिफेंस इक्विपमेंट्स यहाँ बनना चाहिए, डेटा यहाँ बनना चाहिए, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है वो इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि बैकबोन इंडिया है पूरी वहाँ पे। जी जी जी। पूरी यंग जनरेशन इंडिया काम कर रही है। जी। तो हम ये तवक्को करते हैं। तो बहरहाल जैसा कि आपने कहा है कि ब्रॉटअप की बात आपने एक दौरान गुफ्तगू कही है, तो नाज़रीन आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब के ये ब्रॉटअप जो हुआ, यहाँ पैदाइश यहाँ हैदराबाद में भी, उनका ब्रॉटअप जो है यानी परवरिश हैदराबाद में, तालीम हैदराबाद में भी, और यकीन मानिए कि जिस अंदाज में वो आगे बढ़े हैं उस बारे में हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब कुछ रोशनी डालें, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है ऐसे बच्चे भी देखते हैं, ऐसे ख़वातीन, ऐसे मर्द हज़रात भी देखते हैं जिनमें एक नया जज्बा व हौसला पैदा हो सकता है और वो अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि आप भी कुछ इसी तरह की मेहनत करें। तो डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि आप अपने जो ब्रॉटअप है उसके बारे में बताएं, अपनी स्कूलिंग के, अपने कॉलेज के बारे में, और जो आपने यूनिवर्सिटी उसके बारे में बताइए। जी। मेरा तो ब्रॉटअप ओल्ड सिटी हैदराबाद में सैयद अली चबूतरे के पास एक छोटा सा मोहल्ला है शकरगंज। जी जी। शकरगंज में मेरा ब्रॉटअप हुआ। हम लोग 5 भाई 3 बहनें हैं। मेरे वालिद साहब PWD में सुपरवाइज़र थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हमारा पूरा एजुकेशन हुआ डायमंड जुबली स्कूल चिराग अली लेन में। तो हमारे वालिद साहब बड़ी मुश्किल से रात दिन मेहनत करके हमको पढ़ाए। पढ़ाने के बाद में फिर हमको बता दिया गया, मैं जब SSC पास किया तो वालिद साहब ये बता दिए कि भाई
बड़े भाई मेरे मल्टीपर्पज़ पास किए, मेरे से 2 साल बड़े हैं, वो मल्टीपर्पज़ पास किए, मैं एसएससी पास किया। तो उसके बाद में बता दिए कि भाई अब मैं आगे नहीं पढ़ा सकता, और भी 6 बच्चे हैं दूसरे क्लासेस में, प्राइमरी मिडिल में, अब यहाँ से मैं कॉलेजेस की फ़ीस दे नहीं सकता। तो वो ये बोले कि भाई इस वक्त एम्प्लॉयमेंट कार्ड निकालो, ये नौकरी करो। मगर मेरी उम्र जब थी 15 साल, भाई की उम्र थी 18 साल, तो वो बोले कि एम्प्लॉयमेंट कार्ड निकालो, नौकरी करो। तो हमारे को पढ़ने की बड़ी ख्वाहिश थी। तो उस दौरान वाली साहब बोले कि मैं एक काम कर सकता हूँ, पीडब्ल्यूडी में मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वेंकट नारायण साहब, असिस्टेंट इंजीनियर है बसवा प्रभु साहब, मैं ये दोनों को मिला सकता हूँ, तुम्हारे लोगों को अगर वो मुनासिब समझे तो टेम्पोररी जॉब देंगे। तो वेंकट नारायण साहब के घर को लेके गए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। वो बोले कि पढ़ना चाह रहे हैं आप आगे, मतलब पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग, मगर वालिद साहब बोले फीस नहीं है। तो वो बोले कि मैं आपको 3 महीने के लिए टेम्पोररी जॉब देता हूँ। तो मैं एज ए मजदूर काम किया हूँ पीडब्ल्यूडी में। हर साल 3 महीने, हमारा 3 महीने का टाइम था। मेरे भाई वॉचमैन काम करे हैं, मगर हमको पढ़ना लिखना कुछ आता था, एसएससी मैट्रिक पास किए थे, तो हमारे को एज ए मैन मजदूर मेरा काम था, 3 रुपये रोज के मिलते थे। तो महीने में हमको 90 रुपये मिलते थे। तो वेंकट नारायण साहब के इंस्ट्रक्शन थे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में हम काम किए, ये बच्चे को इतवार के पैसे नहीं काटना, हफ्ते के पैसे नहीं काटना, पूरा 30 डेज के 90 रुपीज़ दे दो। तो हम वो 3 महीने काम करते थे, हर साल 3 महीने के पैसे जमा करते थे, अपनी कॉलेज की फीस देते थे। बहुत खूब, बहुत खूब। जी। फिर और एक बात ज़रूरी है बच्चों को सुनने का, हमारा घर शक्करगंज में था। एक मरतबा मेरे को 3 महीने जॉब करना पड़ा खैरताबाद में पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में। सेकेंड ईयर मेरे को क्या करे, अमीरपेट नेशनल हाईवे पीडब्ल्यूडी ऑफिस नंबर 4 पे डाल दिए। तो शक्करगंज से अमीरपेट जाता था मैं साइकिल पे, मेरे को 1.5 से 2 घंटे लगते थे सुबह। उसके बाद आना, फिर पढ़ना, फिर उसके बाद में मैं ट्यूशन करता था शाम में। तो ये स्ट्रगल करना पड़ता। ये स्ट्रगल करने से आपको मालूम होता है कि पैसे की वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू क्या है, किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसा मेहनत होती है, कैसा सुबह उठना, अपना टिफ़िन बना लेना, जाना, काम करना। डिपार्टमेंट में काम हमारा ये था कि भाई वो आउटवर्ड लिख दो, वो 40 इनवलप लिख दो, इसको पोस्ट कर दो, ये टाइप आता टाइप कर दो। ये हमारे काम थे, लोगों को असिस्ट करना, क्लर्कों को। जी। एक मरतबा का वाक़या बताता हूँ मैं आप लोगों को कि मैं 2 महीने हो गए थे, मेरे को मुमताज़ कॉलेज में एडमिशन लेना था इंटरमीडिएट में। तो मैं जाके देखा, एडमिशन लेके मुमताज़ कॉलेज में देखा, तो पहले 2-3 दिन 40 की स्ट्रेंथ, 3-4-5 बच्चे हैं। तो मैं पूछा, तो बोले अरे अभी तो कॉलेज शुरू हुआ, कॉलेज की स्ट्रेंथ बढ़ती 15-20 दिन, 3-4 हफ्ते कभी नहीं होती। तो मैं ऑफिस को आके बोला कि मेरे को 1 महीना एक्सटेंशन दे दो। तो उन्होंने बोले कॉलेज का काम, बोला कॉलेज को गया था, फीस भर दिया, मगर मेरे को सिर्फ कुछ बच्चे मिले। और पूछा तो बोले कि असल कॉलेज की स्ट्रेंथ शुरू होगी 1 महीने के बाद। तो मैं 1 महीने का एक्सटेंशन के लिए दिया। तो हमारे सुपरिटेंडेंट साहब बोले अच्छा एप्लीकेशन लिख के दो। मैं एप्लीकेशन लिख के दिया, साइन कर दिया, सैयद जियाउद्दीन अहमद लिख दिया। जी। मगर वो एप्लीकेशन पे उन्होंने फौरी वेंकट नारायण साहब के पास लेके गए, वो 10-15 और फाइलें थे उनके साथ दे दिए। तो वेंकट नारायण साहब वो एप्लीकेशन के ऊपर ग्रीन पेन से लिखा हु इज दिस फेलो क्वेश्चन मार्क। अच्छा। तो सुप्रीम साहब के 10-12 फाइल आ गए, मेरा भी पेपर आ गया। मेरे को बुलाया, जियाउद्दीन इधर आओ। तो तुम कौन है? तुम यहाँ के मिनिस्टर है, तुम यहाँ के सुप्रीम इंजीनियर है, तुम चीफ इंजीनियर है, तुम्हारे नाम से दुनिया पहचानेगी, तुम नीचे लिखे क्यों नहीं यू आर ए मैन मजदूर। जी। मेरे को ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। जी। मेरा पेन गवारा नहीं कर रहा था कि मैं मैन मजदूर लिखूं मेरे नाम के नीचे। बहुत। जी। बहुत। फिर मेरे को बोले लिखो नीचे नाम, डिजिग्नेशन लिखो, मैन मजदूर लिखो। मैं बड़े कांपते हुए मैन मजदूर लिखा अपने आप, जो मैं अवॉइड करा पर्सनली कि मेरे पेन गवारा नहीं कर रहा था कि मेरे नाम के नीचे मैन मजदूर लिखूं। मैन मजदूर लिखा मैं, फौरी लेके गए वेंकट नारायण साहब के पास। उन्होंने बोले अरे ये वही साहब का बच्चा वो है, रखे सो हाँ अप्रूव कर दो 1 महीने के लिए। तो ऐसे दौर आते हैं, इसके अंदर आपको सीखना चाहिए कई चीज़ें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं भी चाह रहे हैं मगर आपकी ज़रूरत है तो मौके पे टाइम पे पैसे कमाना चाहिए, माँ बाप की मदद करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए आप जब 10th पास हो जाते हैं अपने पैरों पे ठहरने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि भाई ग्रेजुएशन की भी फीस दो, मोटरसाइकिल भी वालिद दिलाओ, भाई दिलाओ, नहीं। 10th के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक आपका स्टैंडर्ड आ जाता है,
ट्यूशन करो, बच्चों को पढ़ाओ, जॉब करो, इवनिंग में पढ़ो, इवनिंग में जॉब करो, दिन में पढ़ो। ये आपके कई ऑप्शंस हैं। यही अगर आप में प्रैक्टिकल अगर एक्सपीरियंस हो जाए तो बाहर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी जी जी। मैं अपने 42 ईयर जो बैंकिंग कैरियर है मेरा, मैं एज ए जब पहली मरतबा इंटरव्यू को गया मैं, जी। तो मेरे को रिजेक्ट कर दिया HSBC वाले। अच्छा, बोले कि मेरी एग्जैक्टली 20 ईयर्स एज थी, अच्छा, ग्रेजुएट था मैं। बोले कि भाई 20 ईयर्स एज तुम एग्जाम में कैसा बैठेंगे, तुम्हारे बाजू वाला 20 ईयर्स बैंकिंग एक्सपीरियंस है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, वो येस बैंक का है, वो इजिप्ट का है, 22 साल एक्सपीरियंस है, तुम्हारी एज और लोगों का एक्सपीरियंस बराबर है। जब मैं एग्जाम में बोला एग्जाम में तो बैठ सकूँ, बैठा मैं। जब रिजल्ट आया 46 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, आई गॉट 100% इन मैथमेटिक्स। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने से कही है, बहुत क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के बाद में जनरल नॉलेज पढ़ता था, मेरे को या तो डॉक्टर या तो मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना था, फॉरेस्ट रेंजर बनना था। मैं जनरल नॉलेज पढ़ता था, मेरे को 92% जनरल नॉलेज में आए। बहुत खूब। हाँ जी। इंग्लिश में मेरे को 87% आए। तो जिस दिन रिजल्ट आया तो बैंक मेरे को बुला के बोली कल से ज्वाइन करना। तो बोले हम तो देखे नहीं, 100% किसी को नहीं आए, बैंकर से पूरे यहाँ पे। तो मैं बोला जो क्वेश्चन है वहाँ पे वो तो मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ये क्वेश्चंस मेरे लिए आए हैं। जी जी जी। तो इमीडिएटली मेरा अपॉइंटमेंट होगा। उसके बाद में मैं एवरेज जो काम कर रहा हूँ 8 घंटे बैंक रहता, 12 घंटे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरे को जोलॉजी मालूम है, बॉटनी मालूम है, फिजिक्स मालूम है, केमिस्ट्री मालूम है, मेरे को बैंकिंग नहीं मालूम, कॉमर्स नहीं मालूम, अकाउंटिंग नहीं मालूम जी। तो मैं हमेशा बैंकिंग के बाद में जो दूसरा डिपार्टमेंट थे उनके साथ बैठ के 4 घंटे सीखता था बैंकिंग। जी 5 साल सीखा मैं। जी जी। बहुत तो स्ट्रगल करके आगे बढ़ा मैं। तो हमेशा ये नहीं है कि आपको जॉब मिल गया, जॉब में आप 8 से 5 तक जॉब करें, 9 से 5 तक जॉब करें, घर को आ जाए रिलैक्स करें, वैसा नहीं है। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है अपने फील्ड में, अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो यू हैव टू सेक्रीफाइस, यू हैव टू लर्न A to Z। कल के दिन ये बोलना है मैनेजर कि भाई वो शख्स क्यों नहीं आया, उसके बगैर काम आगे नहीं बढ़ा, उसको पता है ये काम कैसा करने का है। तो आपके पीछे कंपनी रहना, कंपनी के पीछे आपने रहना। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, मैन मज़दूर, जिस तरह उन्होंने कहा है कि जब वो मैन मज़दूर का लफ्ज़ लिख रहे थे तो उनके हाथ कपकपा रहे थे, कांप रहे थे, क्योंकि उस लड़के में, यानी जब वो लड़के थे तब उनमें एक नया अज़्म था, हौसला था कुछ कर दिखाने का, और वो बहुत ऊंचाई तक जाना चाहते थे। और आपने देखा कि मैन मज़दूर जब आगे निकलता है तो फिर मुख्तलिफ इंटरनेशनल ब्रांड्स के जो बैंक्स हैं उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदों पर भी फायज हो जाता है। तो ये होते हैं, मेहनत का फल आपको मिलता है। और ये कहते हैं ना, परसिवरेंस प्रिवेल्स, यानी सब्र का फल मीठा होता है, यानी मेहनत भी करनी चाहिए और सब्र से भी काम लेना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, हम बता दें आपको डॉक्टर सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद के बारे में मज़ीद बता दें कि हम इसके लिए, इनकी जो कामयाबी है उसके लिए हम उनके मरहूम वालिदैन सदर जनाब सैयद वहीदुद्दीन और मोहतरमा जमालुन्निसा बेगम मरहुमा के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, क्योंकि नेक जो औलाद होती है वो माँ बाप के लिए सवाब जारिया की अहमियत रखती है। तो बहरहाल आपको बताने का ये मकसद ये है कि आप जो बच्चे अगर देख रहे हैं ये प्रोग्राम या फिर बड़े देख रहे हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को ज़रूर मेहनत करवाएं और ये बताएं कि अपने कदमों पर किस तरह खड़ा रह जा सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक डॉक्टर सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद का सवाल है, वो सऊदी ब्रिटिश बैंक से वाबस्ता रहे, फिर सऊदी हॉलैंड बैंक से वाबस्ता रहे, फिर इसके बाद ABN AMRO जो बैंक है उससे भी वाबस्ता रहे एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स के। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि हम जब बैंकिंग की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा मसला मैं समझता हूँ कि आज ख़ासतौर पर इंडिया में बनाया जाता है इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंसिंग को। तो आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में आज के दौर में पिछले 10 साल से कोई फ़र्क नहीं है। बेसिकली हर मुसलमान को बेसिकली समझना चाहिए कि इंटरेस्ट का डेफिनेशन, इंटरेस्ट बोलते किसको है, जी जी, वो डेफिनेशन समझना चाहिए। ये समझ के अपन आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये बोलेंगे कि भाई इंटरेस्ट पे डिस्कशन मत करो, इंटरेस्ट हराम है, इस्लाम ये भी इजाज़त देता कि अगर आप डिस्कशन करने बैठे तो आप डिस्कस करो, ओपन करो, हर चीज़ बताओ तरीक़े से कि आज के दौर में इंटरेस्ट नहीं है। मैं पिछले 25 साल से जब मैं इस्लामिक बैंकिंग के कई कोर्सेज करा, कई डिप्लोमा लिया, कई यूनिवर्सिटी में मेरे हार्वर्ड में लेक्चर्स होते इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग के बीच में। मैं माफ़ी चाहूँगा, मलेशियन कुछ यूनिवर्सिटी से भी आप? मलेशियन यूनिवर्सिटी में भी मैं पढ़ा, उसके बाद में बहरीन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स में पढ़ा, इंग्लैंड में पढ़ा। इंग्लैंड में आज से 25 साल पहले इस्लामिक बैंकिंग रिकॉग्नाइज हो गई है
कर सकते। मगर एक बात ये समझिए आप कि इस्लामिक बैंकिंग में जो हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जी जी, कन्वेंशनल बैंकिंग में इंटरेस्ट बोलते हैं, ये जो लॉबी है वेस्टर्न लॉबी, वो इंटरेस्ट को हटाना नहीं चाह रही। वो इंटरेस्ट के नाम रखते हुए जो इंटरेस्ट को डिफरेंशिएशन को समझ रहे भी नहीं, वो हमारे भाई लोग मिडिल ईस्ट के बिलियंस ऑफ डॉलर्स रखे हुए हैं, लिख के दे रहे हैं वी डोंट वांट इंटरेस्ट, उसकी डीप स्टडी नहीं कर रहे। तो इंटरेस्ट छोड़ने से वो लोग उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं उनके पैसे पे। जी जी, तो एक कन्फ्यूजन में है मामला। तो इसको बैठ के समझना चाहिए इंटरेस्ट का डेफिनेशन पहले क्या है। इंटरेस्ट का डेफिनेशन जब मनमोहन साहब प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमारा डिस्कशन हुआ। अच्छा, वो समझे, वो बोले बिल्कुल इस्लामिक बैंकिंग इंडिया में भी कर सकते हैं आप। तो वो राजी थे, मगर कुछ आरबीआई की कमेटीज को कमेंट्स थे कि भाई पहले आप हमारी जुडिशरी को समझाइए इस्लामिक बैंकिंग क्या है। अगर जज साहब समझेंगे तो कल के दिन कोई प्रॉब्लम हो गया तो फैसला दे सकेंगे। मुराबा किसको बोलते हैं, मुशारका किसको बोलते हैं, इजारा क्या प्रोडक्ट है, तो किस तरीके से होगा। तो उसके अंदर फिर वो हट गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए। उसके बाद में आगे जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट है वो इस टॉपिक पे डिस्कस करना नहीं चाह रही कि इस्लामिक बैंकिंग भी इंडिया में हो। जी जी, मगर इंडिया के इस्लामिक बैंकिंग अगर हो जाए, नाम अगर हो जाए, इस्लामिक बैंक खुल जाए, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी होगा। जी जी, बहुत अच्छी बात। 57 मुस्लिम कंट्रीज इस वक्त देख रहे हैं कि भाई इंडिया की ग्रोथ, इंडिया का डेवलपमेंट, अगर वो इस्लामिक फंड्स अगर इंडिया में डाले मुराबा मुशारका में, तो इंडिया में एक बूम आएगी। बिल्कुल आपने सही कहा है। 57 कंट्रीज, बिल्कुल जी। तो वो उसको प्रीफर करेंगे, अरे इस्लामिक प्रोडक्ट है इंडिया में, हम मुराबा में पार्टिसिपेट करेंगे, मुशारका में करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे, रियल एस्टेट में करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में करेंगे। ना सिर्फ करेंगे, जब वो इन्वेस्टमेंट करते, पार्टनर बनते, शेयर होल्डर बनते, वो इंपोर्ट भी करेंगे चीज़ें अपनी कंपनी से। जी जी, तो इसमें डबल फायदा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, आरबीआई को चाहिए, इसको सिंसियरली लेके सोचें कि भाई इस्लामिक बैंकिंग कैसा स्टार्ट कर सकते हैं हम। जी जी, उसके अंदर उनको कुछ एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, उनको कोई टीम चाहिए एक्सपर्ट की, जिसको 40 साल 42 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, टीम को ला सकते हैं बाहर से। जी जी, डॉक्टर साहब आपने जैसे कि इस्लामिक बैंकिंग की बात की है, तो उस वक्त जब आप बात कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह हुकूमत की, तो उस वक्त ये देखा गया कि डॉक्टर रघुराम राजन जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हिंदुस्तान में भी इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंसिंग का आगाज़ किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है। तो उस वक्त क्या आपकी मुलाकात हुई उन्होंने? रघुराम साहब गवर्नर थे, जब मुलाकात हुई उनसे, जी जी, वो भी राजी थे। मगर उसके बाद में जब हुकूमत चेंज हो गई, दूसरी हुकूमत आ गई है, तो वो लोग उतना इनकरेज नहीं करे कि इस्लामिक बैंकिंग इनके दौर में आए यहाँ पे और इस्लामिक फाइनेंसिंग कंपनीज आए। क्योंकि अब क्या है बोले तो इसके अंदर ये मसला ये है कि पॉलिटिकल इशू आ जाते बहुत सारे। अच्छा अच्छा, इंडिया का मसला यही है कि भाई हमारी ग्रोथ बहुत बढ़ सकती जी, मगर जब पॉलिटिकल लीडरशिप आती है, पॉलिटिकल एलिमेंट्स आते हैं, तो हमको पीछे कर देते हैं। जी जी, तो ये लोगों की सोच जो है मुख्तलिफ है। ये लोग हम जो सोच है क्लियर माइंड से ये है कि भाई इंडिया में ग्रोथ होना चाहिए, बस यही अच्छा है, इंडिया तरक्की करना चाहिए, इंडिया वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज में होना चाहिए, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ना चाहिए, हमारे इंपोर्ट कम होना चाहिए। अब हम स्टडी करते हैं मार्केट की, तो हमको मालूम होता अभी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, चाइना से इतने आइटम आ रहे हैं, बच्चों के खिलौने चाइना से आते हैं, पटाखे चाइना से आते हैं, शूज़ चाइना से आ रहे हैं, प्लास्टिक कूपन चाइना से आ रहे हैं, इवन मंदिर में जो दिया जलाए जाते हैं वो भी चाइना से। अरे हैरत की बात है। जी जी, मैं वर्ल्ड बैंक में भी बैठता हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स में बैठता हूँ। जी जी, हम ये बताते हैं कि भाई इंडिया वो कंट्री है जहाँ पे A to Z, अगर हम इंडिया को पूरी कंट्री को बाउंड्री वॉल उठा ले 50 फीट की, जी जी, हमको ना बाहर की कोई चीज़ ज़रूरत है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट करने को हमको ज़रूरत नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इंपोर्ट के लोग हैं, और यहाँ पे एग्रीकल्चर कंट्री है, हमको पूरे 1.4 बिलियन को खाना खिला सकता फार्मर, इंडस्ट्रीज पर बन सकती है, अगरबत्ती बन सकती, मोमबत्ती बन सकती, शूज़ बन सकता, कंप्यूटर बन सकता, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मेडिसिन्स है, हर चीज़ हमारे पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे को इंडिया को अगर बाउंड्री वॉल नहीं बनाना है तो इंडिया उसका एडवांटेज उठाए।
जी, जी। बहुत अच्छी बात और बहुत ही प्यारे ख़यालात का आपने इज़हार किया है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक डॉक्टर सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद का सवाल है, वो तकरीबन 35 बरसों से वेलफेयर में जो एक्टिविटीज़ होते हैं, बहबूदी जो सरगर्मियाँ होती हैं उसमें शामिल हैं। और आपको ये बता दूँ कि इंडिया जो एनआरआई गल्फ़ फ़ोरम है उसके सदर भी हैं और एनआरआई गल्फ़ नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोप के कोऑर्डिनेटर भी हैं। और डॉक्टर साहब से उसी बारे में हम बात करेंगे कि आपका जो वेलफेयर जो वो रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ रहे हैं, उस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएँ। हमारे एक्टिविटीज़ अब सोशल एक्टिविटीज़ तो 35 ईयर से चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। हम ये करते हैं कि जितने यतीम हैं, ऑर्फन्स है, जी, जी। उनकी स्पॉन्सरशिप करते हैं। और जो ख़ास तौर पे लड़कियां हैं, स्कूल से महरूम है, हम उनके लिए स्कूल का अरेंजमेंट करते हैं। और जहाँ तक जी। कि जो लड़कियां स्कूल जाना नहीं चाहते, 18-20 साल उम्र हो गई है, घरों में बैठे हुए हैं, सिर्फ पकवान है, सफाई है, अब उनके लिए हम लोग करते हैं कि टेक्निकल, भाई कम से कम आप अपने पैरों पे ठहरो, सीविंग सेंटर खोलते हैं हम हुनर के लिए। मोमबत्ती है, छोटे छोटे ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जो एक लड़की को 1 साल के अंदर परफेक्ट बना देती है। तो हम जो टेलरिंग सेंटर खोलते, टेलरिंग सेंटर खोल के 20-20, 25-25 बच्चों को ट्रेन ट्रेन करने का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे हैदराबाद की गारमेंट इंडस्ट्री है, जी, जी। औरतों की और बच्चों की। जब मैं उनसे मार्केट में बात किया तो वो लोग बोले हमारा सोर्स बॉम्बे और दिल्ली है इंपोर्ट करने का। अच्छा, कपड़ा। जी, जी। औरतों का और बच्चों का। जी, जी। तो हम क्या करें, होलसेल डीलर को इंस्टीट्यूट में मुलाकात कराए, टीचर से 4-5 बच्चियाँ जो एक्सपर्ट है, उनको बोले कि भाई ये आप सैंपल दे दो, 2 दिन में सैंपल को सी के दिए, अप्रूव हो गया। आज ये हम अप्रूवल कराए 10 साल पहले। आज मार्केट में जो 95% इंपोर्ट करते थे बॉम्बे दिल्ली से, वो रिड्यूस होकर 40% हो गया। अच्छा। अब वो लोग ही चाह रहे हैं कि हम लोकल मार्केट से ले। अब ये बच्ची अगर परफेक्ट होगी साल भर में, तो ज़रूरी नहीं है कि वर्कशॉप में काम करे, शादी होकर महमनगर चले गई, वो घर से बैठ के अपना काम करके महमनगर में सप्लाई कर रही है। जी, जी। तो वो बच्ची की इनकम मिनिमम 20 से 25 हज़ार रुपये है। अगर शादी होकर घर को भी चलेगी तो जी, जी। अपने घर में भी है तो माँ बाप पे बोझ नहीं है, भाई पे बोझ नहीं है, वो खुद अपने पैरों पर ठहरी हुई है। जी, जी। बहरहाल डॉक्टर साहब आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का सवाल है, और नाज़रीन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम की जो रिवायत रही है वो ये है कि आखिर में यानी इख्तिताम पर हम एक मैसेज लेते हैं अपने मेहमान से। तो हम चाहेंगे डॉक्टर सैयद ज़ियाउद्दीन अहमद साहब से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि माहिर इक़्तिसादियात हैं, और उनसे ये चाहेंगे कि जहाँ तक तिजारत का सवाल है मुसलमान बहुत उससे पीछे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप एक मैसेज ऐसा दें जिससे मुसलमानों में तिजारत की अहमियत वाज़ेह हो। पहली बात तो देखिए, हम मुसलमान कंपटीशन से घबराते हैं और हम छोटी छोटी बातों से घबरा के अपने आप को 2 कदम पीछे कर लेते हैं। जब आप मार्केट में आ रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, तो आप अपनी बिल्कुल तैयारी से आएँ, अल्लाह से दुआ करें कि भाई हम तिजारत कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपनी ईमानदारी से तिजारत कर रहे हैं, उसमें बहुत बरकत है। जहाँ तक कि एनआरआईज़ का सवाल है, हम हैदराबाद में मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स खोल दिए हैं। आप उसमें रजिस्टर्ड कराइए, आपका प्रोडक्ट बताइए कि भाई मेरी कंपनी ना सिर्फ हैदराबाद में हो, तेलंगाना में हो, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में मेरी कंपनी सिर्फ मोमबत्ती बनाती है, कैंडल्स। मेरी मार्केट है लिमिटेड कर्नाटकी के हद तक। हम आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जो प्लेटफॉर्म ना सिर्फ इंडिया में हो, आपका प्लेटफॉर्म गल्फ में हो, नॉर्थ अमेरिका में हो। जी। नॉर्थ अमेरिका में भी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम खोल दिए हैं। हम इंटरेक्शन कराते बिजनेस टू बिजनेस का। अगर कोई, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक अभी एग्रीमेंट हुआ कि यहाँ पे कॉन्फेक्शनरी आइटम्स नॉर्थ अमेरिका में बहुत डिमांड है। जी। हैदराबाद के, इंडिया के रोट है, मिठाई है, ये है। तो नॉर्थ अमेरिका में हमारे 2-3 बिजनेसमैन हैं, उनसे हम बातचीत किए तो बोले हम बिल्कुल एजेंसी लेने को तैयार है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं। बहुत खूब। राइस है, कई प्रोडक्ट है, मसाले हैं। एग्जाम्पल, जी, जी। एक हम कस्टमर को मिलाए, यहाँ वो मसाले बनाते, उनके मसाले इस वक्त पूरे कनाडा में है। वेरी गुड, बहुत खूब। हाँ। तो ऐसे इतने मार्केट है कि आपका प्रोडक्ट बताइए, आप सामने आइए, आपको हम रिलेटेड जो होलसेल डीलर्स है, शिकागो में है, न्यूयॉर्क में है, न्यू जर्सी में है, बॉस्टन में है, कैलिफोर्निया में है, कनाडा में है, वैंकूवर में है, टोरंटो में है, मॉन्ट्रियल में, आपको उनके साथ लिंक करा देंगे। आप और वो बात करिए, हम सिर्फ ऐसे मिडिल मैन रहेंगे। हमारा हर वक्त यही रोल रहा, हम कोई शेयर होल्डर नहीं बनते। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसकी।
मैं ये एग्जाम्पल IMF में भी दिया हूँ। अच्छा। हमारा जो रोल है, आप लेबोरेटरी को गए, एक ट्यूब में ऑक्सीजन रहता, एक ट्यूब में हाइड्रोजन होता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने के बाद में वो वाटर बनता है आफ्टर 45 मिनट्स। अगर उसमें आज के रिसर्च के लिहाज से कैटलिस्ट डाल दिया आप थोड़ा सा, वो वाटर बनता 2 मिनट के अंदर। तो हम कैटलिस्ट है, आपको इंपोर्टर को जी जी आपस में मिला देते हैं। आप उनसे बात करिए, नेगोशिएट करिए। बीच में अगर वो बोले कि हमारी गारंटी चाहिए उनको, आप बोले कि हमारी गारंटी उनको दीजिए, आप हम एक्सपोर्ट करेंगे, वो इंपोर्ट करेंगे। दोनों को कोई मिलना है, गारंटी हमको आना है, बीच में आना है, हम आएंगे। मगर हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपसे शेयर नहीं लेंगे, आपसे कमीशन नहीं लेंगे, ना आपके पार्टनर बनेंगे। ये ओपन बात है ये। तो इसमें करिए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए, अपने बच्चों को भी करिए कि नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस में कैसे लाना है। मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट ओपन है इंडियन प्रोडक्ट के लिए खासतौर पे। इंडियन प्रोडक्ट एक तो मार्केट इस बात से अच्छी है कि इंडियन प्रोडक्ट की वैल्यू है बाहर कंपेयर टू अदर कंट्रीज। चाइना है, चाइना का प्रोडक्ट और इंडिया का प्रोडक्ट रखेंगे तो पीपल ऑलवेज प्रीफर इंडियन प्रोडक्ट। बहुत अच्छी बात है ये, मैं समझता हूँ तमाम हिंदुस्तानियों के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल। तो हम वर्ल्ड पर डोमिनेट कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर हुकूमत को भी चाहिए अपना रोल अदा करे। जी जी। जब इंडस्ट्री चाइना में है, चाइना में मेरा आना जाना देखिए आप 1980 से है। अच्छा। चाइना की फर्स्ट 5 स्टार होटल को मैं फाइनेंसिंग करा था HSBC के थ्रू। जी जी। तो मेरा आना जाना चाइना सेंट जॉन में जाता था मैं, जब फ्लाइट नहीं थी। अच्छा। एक फ्लाइट थी सुबह 6 बजे। अच्छा। तो मैं बोट से जाता था हांगकांग से चाइना। जी जी। जाके 5 स्टार होटल की फाइनेंसिंग करते थे, तो मेरे को देखना पड़ता था महीने में जाके डेवलपमेंट क्या हुआ। तो चाइना में ये है, अगर कोई इंडस्ट्री डालना चाह रहा है स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, उसको गवर्नमेंट की तरफ से पहले इंडस्ट्रियल में ज़मीन अलॉट हो जाती। जी जी। उसके बाद में उसको इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाती, जी। टैक्स पूरा माफ हो जाता। वेरी गुड। करके गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है एक्सपोर्टर को, भाई तुम करो, कमाओ, 10 लोगों को रोजी दो, तुम एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी लाओ कंट्री को अपनी। तो इंडिया की हुकूमत को भी चाहिए, स्टेट को चाहिए, सेंट्रल को चाहिए कि ऐसे इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, एक्सपोर्टर को इनकरेज करो, टैक्स कम करो। अब देखिए हम फॉरेन एक्सचेंज भी जा रहे हैं, $120 बिलियन। व्हाट वी आर गेटिंग नथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमारी सिक्योरिटी नहीं है, हमारे को कोई कंसेशन नहीं है। हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं भाई चलो पढ़े लिखे लोग तो ठीक है, कल के दिन अगर लेबर वापस आ गया मिडिल ईस्ट से 5 साल काम करके, ड्राइवर आ गया, प्लम्बर आ गया, चौकीदार आ गया, उसकी इनकम क्या है? हम बोल रहे हैं कि भाई पेंशन फंड स्टार्ट करो ये लोगों के लिए, 4th क्लास एम्प्लॉयज के लिए पेंशन फंड करो। केरला गवर्नमेंट हमारी बात 20 साल पहले एक्सेप्ट कर ली। केरला गवर्नमेंट को अप्रोच हुए, वो अपने एयरपोर्ट में शेयर होल्डिंग NRIs को ले ली, उनकी इनकम शुरू हो गई। उस तरीके से थ्रू आउट इंडिया काम होना चाहिए। जी जी जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब के इस मैसेज के साथ ही हम अपना प्रोग्राम आमने सामने अख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद गियास अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।